वेलकम बैक। आप बता रहे थे होर्डिंग के बारे में, जो लोग घरों में करते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है कि एक तो होर्डिंग होती है कि जो कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसने बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके रख ली हैं, लेकिन ही हैज़ टू पे प्राइस ऑल्सो। उसको स्टोर करने के कॉस्ट आती है, उसका कैपिटल बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो एक एजम्पशन तो ये है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम होती है, उसका कुछ लोगों का होल्ड करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है जी, और रिस्की भी है। फिर ये कि कंज्यूमर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इवन बड़ा होल्डर भी होल्ड नहीं कर सकता, वही मार्केट में लाना है। हाँ, लाना कुछ अरसे बाद, क्योंकि अगर सपोज उसने बैंक फाइनेंस लिया हुआ है जी, जैसा कि आमतौर से होता है, स्टेट बैंक ऑपरेशन चलाती है कि जब ये कुछ कमोडिटीज़ आती है उसके लिए स्पेशल कर्जे दिए जाते हैं, उसके लिए नोट प्रिंट किए जाते हैं कुछ 2 महीने 3 महीने के लिए। तो स्टेट बैंक नोट प्रिंट करके उनको दे देती है और फिर वो 2 महीने बाद वो वापस करते हैं, वो नोट विड्रॉ कर लिए जाते हैं मार्केट से। तो वो उसकी भी तो एक लिमिटेशन है जी। या अगर वो बैंक स्टेट बैंक से ले या बैंक से ले तो उसको सूद भी तो उस पर देना है। फिर जो जिस जगह पे वो होल्ड कर रहा है उसका भी एक रेंटल है। तो इट्स नॉट समथिंग के जैसे आम फैम लोग कह देते हैं कि जी होल्डर्स ने होल्ड कर लिया और कीमतें बढ़ा दी, इतना आसान नहीं इजी। तो हो सकता है स्मगलिंग का फैक्टर हो, लेकिन ये जो फैक्टर है कि पीपल आर होल्डिंग नाउ, कि वो अपने घरों में आटा रख रहे हैं। चीनी अगर 5 किलो लेनी है तो वो 10 किलो लेके रखेंगे, हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही है कि लोगों को ये इंश्योर किया जाए कि प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल एंड कमोडिटीज वुड बी अवेलेबल, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो आपने स्मगलिंग का एस्पेक्ट बताया कि अगर रीजनल मार्केट में वही चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी तो ये आप एक तरह के इन्विटेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स स्मगलिंग, तो उसके क्या सोल्यूशन है, फिर उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए ना, अगर सपोज आपकी अगर तेहरान में आप कह रहे हैं कि 200 रुपये का चावल है, कि हम भी इसको 200 तो कर दें? नहीं, हम 200 नहीं करेंगे। हम ये जो है एक ट्रेड होती है जो कि इलीगल चैनल से होती है, एक ट्रेड होती है लीगल चैनल से। अगर एक ट्रेड जो है वो लीगल चैनल से होगी तो गवर्नमेंट जो है उससे कुछ उसको रेवेन्यू अर्न कर सकती है। अगर ये देखा जाए कि नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी कमोडिटी की प्राइस हाई है और डिमांड भी एग्जिस्ट करती है हमारे प्रोडक्ट की, तो अगर वो एक लीगल चैनल से होगी तो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ लगा के ले लेगी और फिर उससे फिर हम कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करेंगे, फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे सब्सिडी प्रोवाइड करके, ताकि और ज़्यादा उसको प्रोड्यूस किया जाए, कल्टिवेटेड एरिया बढ़ाया जाए उस कमोडिटी का। अगर विद वही कल्टिवेटेड एरिया है, हमारी एक डिमांड एग्जिस्ट करती है और उसमें से जो है वो 30-40% सप्लाई कहीं और चली गई, फिर डिमांड्स हमारी एग्जिस्ट करती है, देन देयर विल बी प्रेशर इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो अगर ट्रेड जो है वो लीगल चैनल से होती है तब तो इट्स वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। अभी मेरी कुछ डीलर से बात हो रही थी वीट के हवाले से जी। वीट का आपको पता है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस काफ़ी ऊपर कर दिया, 24 रुपये तकरीबन 950 रुपये मन। तो वो ये कह रहे थे कि यही जो बात आपने कही कि डिफरेंशियल जो था बिटवीन से अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, हमारे यहाँ वीट सस्ती थी और इंडिया और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। अब ये 24 रुपये करने के बाद ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान ईरान में या तो वही कीमत है या उससे थोड़ी कम ही है। तो सडनली वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना हमारी चीज़ें, गेहूं जो है पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास पिछले सीज़न का नहीं था। अभी मैं पंजाब से होकर आ रहा हूँ, जगह जगह ढेर लगी हुई है, पानी में भीग रहा है वो सारा कुछ, निकल नहीं रहा। अब उनको अब वरी ये है कि जो नया फसल आने वाला है जो कि गवर्नमेंट 24 रुपये पे लेने के लिए तैयार है, उसका क्या बनेगा? गवर्नमेंट तो शायद अब इस सिचुएशन में, क्योंकि उसके पास पैसे उसके स्टक हैं, वो ज़्यादा ले नहीं पाएगी, तो वो उनका ये ख्याल है कि अब ये मार्केट क्रैश कर जाएगी। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? देखिए, अगर एक सपोर्ट प्राइस फिक्स की है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को तो उस प्राइस पे, अगर सपोज मार्केट में वो प्राइस उनको नहीं मिली तो गवर्नमेंट बड़े आराम से कह देती है जी हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। जो पेस्को है जी, वो कह देता है जी हमारे पास जो फंड था, लेकिन वो तो रिसाइकलिंग की बात है ना, उसका फिर पहले वाला स्टॉक बिकेगा तो उनको कैश आएगा, फिर वो नया खरीदेंगे ना, पहले नहीं बिका तो क्या उसका इफेक्ट ये होगा कि नेक्स्ट राउंड में जो कल्टिवेटेड एरिया है दैट पर्टिकुलर क्रॉप का वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज फिर उससे अगले साल दोबारा डिमांड बढ़ गई तो फिर उसको दोबारा बढ़ाना, अगर आप उस एरिया में कुछ और कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर ये शिफ्टिंग जो है ना
ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉपर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से हम इसको टैकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रॉपर पॉलिसी हों, प्रॉपर पॉलिसीज़ हों, रिफॉर्म्स हों और प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो इस तरह की क्राइसिस को हम जो है अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो उन्होंने एकदम से 24 रुपये कर दिया 8-10 रुपये वाला से, वॉज इट टू मच? किस चीज़ का? वीट को जो उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट प्राइसेस, जी सपोर्ट प्राइसेस कम थी ना, इसलिए अगर ये जो सपोर्ट प्राइसेस हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनको देखते हुए किया जाता है। अगर सपोज जो इनपुट की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो फार्मर्स को की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो फिर वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सपोर्ट प्राइसेस से आपने सपोर्ट दिया, क्योंकि इनपुट की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। सपोज ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ रहे हैं, सब्सिडी हमने ख़त्म कर रहे हैं, गैस है, तो वाटर का प्रॉब्लम है, तो ये जो हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा सपोर्ट प्राइसेस को कि उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। सही। मतलब ये जो यूटिलिटी स्टोर है जी, उसको अक्सर गवर्नमेंट जो है ना पोर्ट्रे करती है सोल्यूशन फॉर ऑल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। डू यू थिंक utility store is the answer to the high prices in Pakistan? देखिए यूटिलिटी स्टोर्स में जो लोग जाते हैं कमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए नॉर्मली वो लो इनकम ग्रुप के होते हैं। तो लो इनकम ग्रुप का जो मेजर शेयर है उनका एक्सपेंडिचर का वो फूड आइटम्स पे है। तो अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि दे कैन नॉट गेट द प्रॉपर कैलोरिक इंटेक, जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है। सपोज एक शख्स के लिए 2250 कैलोरीज पर डे होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी इनकम तो फिक्स है और अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो फिर प्रॉपर इंटेक नहीं होगा, तो उससे फिर हेल्थ के प्रॉब्लम हैं और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए वो लोग जाके उनको एक रीज़नेबल प्राइसेस पे कमोडिटीज़ मिल जाती हैं। तो लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर तो हो सकता है कि हम फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम रूट कॉज को देखें कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ। चलिए इस चीज़ पे हम थोड़ा सा महंगाई पे आ जाते हैं, हालांकि इट्स नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ, बट हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि खुद बैंकर थे, वो बड़े आराम से और कॉन्फिडेंस से ये जब भी बात होती थी कि जी कीमतें बढ़ रही हैं तो वो कहते थे जी हमने यूटिलिटी स्टोर और खोल दी है। ही यूज्ड टू अवॉइड द इशू कि वाई प्राइसेस आर गोइंग अप, वाई देयर बजट डेफिसिट, वाई देयर मोर करेंसीज आर बीइंग प्रिंटेड। और वो कहते थे कि जी ऐसा शो करते थे कि एज इफ यूटिलिटी स्टोर इज़ द क्योर फॉर इन्फ्लेशन, विच आप कह रहे हैं कि इज़ नॉट ट्रू। यूटिलिटी स्टोर कितने हैं पूरे मुल्क में और कितने लोगों तक उनकी रीच है जी। तो असल तो मसला ये देखना पड़ेगा। अब ज़रा थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के बेनिफिट के लिए बताएं कि एक तो चीज़ होती है कि जैसे अभी हमने वीट की बात की, लो थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस हाई की। अब जैसे मैंने एक सिनेरियो पेश किया है उससे लगता है कि अब वो नीचे आने वाली है। गवर्नमेंट भले 24 रुपये कहती रहे, लेकिन अगर पिछला स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ है और नेबरिंग कंट्रीज़ भी स्मगलिंग नहीं हो रही है तो इतनी जो सप्लाई आएगी ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ 24 रुपये परचेज प्राइस वो रिजल्ट करेगी ओवर सप्लाई में, और गवर्नमेंट सारा उठाएगी नहीं। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड कैपेसिटी है अंडर IMF कंडीशनलिटीज़ के, दे कैन नॉट प्रिंट नोट, दे कैन नॉट बोरो टू मच, तो वो इनकार कर देंगे खरीदने से। थ्योरी में तो कहते रहेंगे कि जी 24 रुपये, लेकिन लेंगे नहीं तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो ये एक नेचुरल अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बल्कि वरी करना होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। लेकिन एक जो फेनोमेना है कि हर चीज़ की कीमत यहाँ 5 साल में डबल ट्रिपल हो जाती है, ये क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है? आप जापान में बहुत साल रहे हैं, क्या वहाँ भी ऐसी कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं हर चीज़ की, या किसी एक चीज़ की बढ़ी फिर दूसरे साल गिर गई, या किसी चीज़ की गिरी अगले साल बढ़ गई, ऐसा होता है? देखिए जो प्राइसेस में जो बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन होती हैं तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है और उसको हम अच्छा नहीं समझते। अगर किसी मार्केट में
कमोडिटीज़ की प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, इवन अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता है। प्राइस स्टेबिलिटी की बात होती है। हम ये भी नहीं कहते कि आप प्राइस को एक ही लेवल पे फिक्स रखें, फिक्स तो हो ही नहीं सकता। प्राइसेस का ग्रेजुअल इंक्रीज, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज से एक ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट निकाला है और एक इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। हमारे केस में 9% तक का है कि 9% जो है हमारी ग्रोथ को सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, जो फिलिप्स कर्व फिनोमेना है। लेकिन अगर डबल डिजिट में अब आ गए तो देन इट विल सफ़र योर ग्रोथ। तो एक जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ 1 to 3% का इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिज़ायरेबल है। व्हाट इज़ द रेट इन जापान? आप तो वहाँ रहे हैं। जापान में तो 0% रहा है इन्फ्लेशन रेट। हाँ, तो ये हैज़ दैट एडवर्सली अफेक्टेड देयर इकोनॉमी? नहीं, अगर हम यहाँ के जस्टिफाई करना शुरू करें। जापान का तो केस डिफरेंट है कि वहाँ पे रिसेशन है, ऑफ प्रोलॉन्ग रिसेशन के कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो डाउन जा रही हैं, गवर्नमेंट इस पे वरी है, तो वहाँ पे रिसेशनरी सिचुएशन है। अच्छा, यही सिचुएशन अब अमेरिका यूरोप में भी डेवलप हो गई है? जी हाँ, ऑलमोस्ट जीरो इन्फ्लेशन। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे रिसेशन है, जिस तरह वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। क्या हमारी इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है कि यहाँ ज़्यादा इन्फ्लेशन? हम एक ग्रोथ तो हमारी 2% है। हाँ, 27% या 17%, 18%? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, हमारे डिमांड साइड पे इफेक्ट हैं, सप्लाई साइड पे इफेक्ट हैं। मनी सप्लाई का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई रहा है। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन पाकिस्तान? मोर देन 15% रहा है। तो वही 17% रिफ्लेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन। इज द मनी सप्लाई डिटरमाइनिंग दिस इन्फ्लेशन रेट? इसको फिर हम देखा जाता है कि ये क्या हम मॉनेटरिस्ट पे बिलीव करते हैं या केनीजियन पे बिलीव करते हैं या सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट पे बिलीव करते हैं। तो वो तो कहते हैं कि मॉनेटरिस्ट थ्योरी ये है कि as long as money supply is not increase, the aggregate demand will not go up. एक चीज की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी और टोटल डिमांड वही रहेगा। Only when more and more currency is printed, the prices of everything will go up. As it is happening in Pakistan, we all know कि यहाँ 3,000 का एक्सपेंडिचर है और 3,000 बिलियन का एक्सपेंडिचर है, 1,300 का टैक्स कलेक्शन है। तो गैप इज फिल्ड बाय आइदर अमेरिकन एड एंड वेस्टर्न एड या फिर स्टेट बैंक से बोरिंग, विच इज बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा नोट्स। तो अगर आप कह रहे हैं कि 15% ग्रोथ ऑफ मनी है तो 15% तो आपकी इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। जापान में प्रोबेबली द ग्रोथ ऑफ मनी इज नॉट देयर एट ऑल, जीरो है, तो वहाँ इन्फ्लेशन भी जीरो है। यूरोप में, अमेरिका में भी शायद इस वक्त जीरो है। लेकिन तमाम चलिए आप अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो अदर देन मॉनेटरिस्ट है वो बयान करें। सारे इकोनॉमिस्ट इस पे एग्री नहीं है। मॉनेटरिस्ट अप्रोच पे केनीजियन अप्रोच भी है, जो प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर है, दैट इज आल्सो रीजन फॉर इन्फ्लेशन। देखिए ना, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर तो यहाँ भी हो रहा है ना, 3,000 का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मगर अगर ये नोट ना छापें, मिसाल के तौर लोग ये बैंक से बोरो करके फिर हम भी देखते हैं कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैसा है, वो करंट एक्सपेंडिचर है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप बैंक बोरोइंग कर भी रहे हैं, अगर उससे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कर रहे हैं, दैट इज बेनिफिट टू योर सोसाइटी एंड इकोनॉमी। देखिए, जहाँ तक बैंक बोरोइंग का ताल्लुक है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। बैंक बोरोइंग करने का मतलब ये हुआ कि आपका डिपॉजिट पड़ा हुआ था बैंक में, मेरा डिपॉजिट पड़ा हुआ था, वो परचेजिंग पावर गवर्नमेंट ने ले ली, हमारी तो 5 साल के लिए फिक्स्ड हो गई, हम वी कैन नॉट यूज दैट मनी। तो एग्रीगेट डिमांड तो नहीं बढ़ा, हमने सेक्रीफाइस दिया और वो गवर्नमेंट ने उससे डेवलपमेंट कर लिया, करंट एक्सपेंडिचर में भी खर्च कर लिया। लेकिन जहाँ पे ये होगा कि हमसे भी ना लें, परचेजिंग पावर बोरो करें और स्टेट बैंक कहेगा कि परचेजिंग पावर क्रिएट कर दो, तो चीज़ तो उतनी ही है। परचेजिंग पावर करेंसी के फॉर्म में अगर क्रिएट हो गई तो वो तो इन्फ्लेशनरी होगी। जी, ये हमारा पॉइंट है। असल में हम उसकी तरफ अगर आ जाएं कि अगर आपका बजट डेफिसिट में तो उसकी फाइनेंसिंग है ना, अगर डेफिसिट में है और अर्ली स्टेजेस में डेफिसिट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेफिसिट होता है, और अगर लेकिन ये देखा जाए कि डेफिसिट किस वजह से है, करंट एक्सपेंडिचर की वजह से, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं और डेफिसिट है, उसको फाइनेंस कर रहे हैं,
तो कुछ कुछ अरसे बाद जो है positive, आपको उसका growth रिटर्न होगी। मिलेगा, ग्रोथ हाँ, होगी। चलिए, आप ठीक। फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आप डैम बना रहे हैं, आप जो रोड बना रहे हैं, आप फार्म टू मार्केट रोड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर growth सेक्टर, आएगी, या आप आएगी। जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आप कम्युनिकेशन का नेटवर्क सही कर रहे हैं, या रोड सिस्टम उसको सही कर रहे हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर। अच्छा, लेकिन अगर करंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे। Inflation में। कमोडिटीज़ की एक सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में, आपने उनको अगर मार्केट से ले लिया और फिर उसका कोई रिटर्न नहीं है इकोनॉमी को, तो देन प्राइसेस विल गो अप। तो करंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना, और ये मैनेजमेंट है कि आप मिस मैनेजमेंट से भी इन्फ्लेशन होता है। हाँ, आप जो है अगर प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज किया जाए और कंटिन्यूस वॉच, तो हम थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आपने मैकेनिज्म बताया कि जैसे कि अगर हम करेंसी नोट प्रिंट करके या किसी तरह से भी डेवलपमेंट वर्क बढ़ा दें, तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ जापान क्यों नहीं करता? देखें, जापान की अगर हम इकोनॉमी को देखें, वो रोस्टो के जो स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस, जापान की इकोनॉमी जो है रोस्टो का जो लास्ट स्टेज है, लेवल ऑफ मास कंजम्पशन, वहाँ तक भी पहुँचा है। जापानीज़ इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है और वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म भी वहाँ हुए हैं, वहाँ पे हाँ, बिल्कुल दूसरे रिफॉर्म, तो उन्होंने रिफॉर्म से अपनी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको सही किया है। फिर ये है कि टेक्निकल प्रोग्रेस है। आप देखें ना, थ्रू एजुकेशन, डेवलप कंट्रीज़ की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एजुकेशन उन्होंने दी, फिर आप देखें हेल्थ रिफॉर्म हुई हैं, तो ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, जॉब ट्रेनिंग है, तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इजाफा हुआ है। टेक्निकल नॉलेज थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे आप देखें इतनी रिसर्च होती है, और रिसर्च से अब सपोज अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर उनके यहाँ होता तो उनकी जो है कई टीमें बैठती और कई रिसर्च रिपोर्ट बनती। अभी तक वही केनीजियन और मॉनेटरिस्ट बहस में चले जा रहे हैं, फैसला नहीं हो पाता तो कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। हम उसको गुनाह समझते हैं और वो केनीजियन कहते हैं कि ये बड़ा अच्छी चीज़ है। तो अगर रिसर्च हो और कई टीमें बैठें और उनके रूट कॉज को डिस्कस किया जाए, फिर एक पॉलिसी पैकेज बनाया जाए, देन वी विल कम। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा कि जापान रिसेशन में है, काफ़ी सालों से है, तो उनके अकल में ये बात क्यों नहीं आती जी कि वो भी खूब बहुत सारे नोट छाप के बहुत सारे ब्रिजेस और रोड्स अननेसेसरी बनाए, उसको बनाए फिर उसको तोड़ दें, फिर बनाए फिर तोड़ दें, तो उससे इकोनॉमी में एक बूस्ट आ जाएगा? नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर आप फंडामेंटल जो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल देखें तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह यूज़ करें कि हम जो कंज्यूमर्स की कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। चलिए, तोड़े नहीं, बनाते चले जाए। हमारे यहाँ कीन्स ने तो यही कहा था ना, रिसोर्सेज हैं। कीन्स ने जो सोल्यूशन दी थी 1929 के डिप्रेशन पे, और हम लोग एज ए मॉनेटरिस्ट हमारी व्यू ये है कि 1929 में मनी सप्लाईज वाज कर्टेल्ड शार्पली। अच्छा, कीन्स ने उसका जवाब ये होना चाहिए कि मनी सप्लाई बढ़ाओ। कीन्स ने उसको थोड़ा सा ऑन द स्ट्रीट आके ही बात कही कि आप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड, व्हाट यू डू, यू क्रिएट वर्क, आस्क पीपल टू कम, रिपोर्ट टू वर्क, गड्ढा खोदो, आज खोदो कल भरो उसको, और उनको आप पैसे दे दें ताकि वो जाके चीज़ें खरीदें। बेसिकली आपने क्या किया, वही पैसा जो मार्केट से वापस ले लिया गया था उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे डिमांड क्रिएट हो गई, इकोनॉमी चल पड़ी। कीन्स का बहुत बड़ा नाम हो गया, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कहलाए वो। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हमने देखा कि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन साथ साथ चलने लगा, जिसको स्टैगफ्लेशन हमने कहा। उस वक्त ये एम्पिरिकल डेटा ने ये साबित किया कि इन्फ्लेशन इज नॉट ए गुड थिंग, इन्फ्लेशन डज नॉट मीन ग्रोथ, इट कैन मीन रिग्रेशन एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे उनकी जो एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे हमारे हिसाब से तो वो थ्योरी फेल हो गई और मगर रूलर्स हैव कंटिन्यूड टू यूज एंड आस्क
people like you to justify inflation so that they can spend as much as they want. Still not feeling guilt जी of taking away the purchasing power of people in the form of inflation और justifying it कि जी इससे growth होगा, इससे कुछ side benefit हो जाएंगे. लेकिन असल मकसद तो उनका एक्सपेंडिचर का है. अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी है, जी क्यों जरूरत है इतनी बड़े मिनिस्टर की भाई. अगर आपको किसी वजह से इतने बड़े मिनिस्टर्स इतने रखने भी है तो उनकी तनख्वाहें आप आधी कर दें. दे डोंट नीड द सैलरी. एमएनए एमपीए की सैलरी कम कर दें. इसी तरह आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करें. आईएमएफ के रहते हुए इतना बड़ा बजट डेफिसिट जो है तो वो तो इन्फ्लेशन की तरफ ले जाएगा. ये तो कॉमन सेंस की बात है. यू कैन नॉट स्टॉप दिस. आप देखिए ना, अभी जो मैं जापान में था 6 मंथ में टोक्यो में था, तो नई गवर्नमेंट आई, हमने वो ट्रांजिशन भी देखा कि कई सालों बाद जो है अपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी पावर में आई. वहाँ पे जो ये हो रहा है, अब देखें, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया जाता है, उनका सारा